उस आदमी ने जैसे ही चिल्लाया, सारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। सामने बेहोश चेतन पड़ा था। उसे देखते ही एक आदमी ने कहा, ये लड़का फिर से हमारे गांव में आ गया। अब तो भाई फिर से सब बिगड़ने लगेगा। कोई देखो इसे क्या हुआ है। वीर सिंह जो वहीं खड़ा था वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वहीं खड़ा एक दूसरा आदमी आगे आया और उसने बेहोश चेतन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। चेतन ने किसी तरह से अपनी आंखों को खोला और सामने भीड़ देखकर वो घबरा गया। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, मैं वापस आ गया। उस आदमी ने गुस्से से कहा, हाँ आ गए तुम वापस, लेकिन क्यों आए हो ये बताओ पहले। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दोबारा से हमारे गांव में आने की। तभी गांव के मुखिया सामने आए और बोले, चेतन तुम्हें इस गांव से जाने को कहा था, फिर तुम वापस क्यों आए? क्या चाहिए तुम्हें हमारे गांव से? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आने के बाद से ही खूनी वधू और भी खतरनाक हो चुकी है। तुमने रात में मंदिर में प्रवेश करके हमारी प्रथा को तोड़ा और उसके बाद से ही इस गांव में मौत होना तो आम बात हो गई है, और इन सब का कारण केवल तुम हो। तो तुम्हें क्या जरा सी भी हम सब की फिक्र नहीं है? चेतन उठा और धीरे से बोला, मुखिया जी मुझे आप सबकी फिक्र है, तभी तो मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। यकीन मानिए मेरा, खूनी वधू के आतंक के पीछे मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सच पता करने की कोशिश कर रहा था, और भगवान की कृपा से जो कुछ भी पता चला है उससे ये तो साफ है कि खूनी वधू जो भी हो, लेकिन वो जिसके शरीर में है, यानी कि चित्रलेखा के शरीर में, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चेतन की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जहां गांव के लोगों को चेतन अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं गांव से बाहर जाने वाले हाईवे के रास्ते पर उस खेत के बीच बने झोंपड़े में खूनी वधू अर्जुन को अपना शिकार बना रही थी। रात के अंधेरे में उस झोपड़ी में खूनी वधू की चमकती आंखें अलग ही खौफ पैदा कर रही थी। वो अर्जुन को अपनी बाहों में जकड़े उसे लगातार चूमे जा रही थी, लेकिन उसके चूमने में प्यार कम और नफरत ज्यादा थी, जैसे कि वो उससे किसी बात का बदला ले रही हो। अर्जुन जो पूरी तरह से खूनी वधू के इस सम्मोहन में था, वो भी अपने होश खोए हुए पूरी तरह से उसके आगोश में सिमटा हुआ था। दोनों के बदन एक दूसरे से उलझे हुए थे और खूनी वधू अर्जुन के बदन से उसके कपड़ों को अलग कर उसके शरीर को चूम रही थी। अर्जुन भी उसके होठों को महसूस करके मदहोश हुए जा रहा था। धीरे धीरे खूनी वधू ने अर्जुन को अपनी पकड़ से आजाद करना शुरू किया तो अर्जुन के बदन में कंपकपी शुरू हो गई। वो बेचैन हो रहा था। खूनी वधू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी उसने अर्जुन को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर किस कर लिया। इन बातों से अनजान दूसरी तरफ चेतन की बातों को गांव वाले बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। तो मुखिया ने गुस्से से कहा, ये क्या तुम हमेशा एक नई कहानी सुनाते रहते हो? कभी तुम्हें ये तक यकीन नहीं था कि हमारे गांव में एक भूतनी है, और अब तुम कह रहे हो कि जो खूनी वधू है वो कोई और ही है, और उसने बस किसी चित्रलेखा का शरीर लिया हुआ है। वीर सिंह जो चुपचाप से चेतन की बातों को सुन रहा था, उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, ये चेतन आखिर कहना क्या चाहता है? चित्रलेखा खूनी वधू नहीं है से इसका मतलब क्या है? तो फिर खूनी वधू कौन है? ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। तभी चेतन ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। वो खूनी वधू कोई और है, जो एक श्रापित आत्मा है, और उसने जिसका शरीर लिया हुआ है वो चित्रलेखा है। मैं जानता हूं चित्रलेखा को, मैंने देखा है उससे, मिला हूं मैं उससे। भीड़ से वही रिक्शा वाला जो सबसे पहले गांव में चेतन को मिला था, वो निकलकर बाहर आया और बोला, ये भैया ना सच में पगलेट है। जब सबसे पहले गांव में आए थे तभी कह रहे थे कि भूतनी से बात किए हैं। उसके बाद उस दिन जब वो भूतनी हमें मारने वाली थी, तब भी ये उस भूतनी से बातें कर रहे थे, जैसे कि उसके साथ दोस्ती करे रखे हो। और अब फिर कह रहे हैं कि मिले हैं उससे। दिमाग खराब है या फिर कोई तुम भूत प्रेत हो भैया? चेतन अभी कुछ कहने ही वाला था
कि तभी अर्जुन के पिता दिनकर जी जोर से बोले, आप सब क्यों इस लड़के पर समय खराब कर रहे हैं? हमें इस वक्त पहले अर्जुन को खोजना चाहिए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। हे भगवान, रक्षा करना। दिनकर जी की बात पर सभी लोगों का ध्यान गया तो मुखिया ने कहा, हाँ इसे छोड़ो, पहले हमें अर्जुन को खोजना चाहिए। सभी वहां से जाने लगे तो चेतन ने पीछे से वीर सिंह को आवाज दी तो वीर सिंह वहीं रुक गया। उसके पास आकर चेतन ने कहा, वीर सिंह, मेरी बात का अब तो भरोसा कर लो। तुमने ही कहा था ना कि मेरा इस गांव में आना कोई संजोग नहीं है, और ना ही उस चित्रलेखा किताब में जिस इंसान की तस्वीर थी उसके निशान और मेरे बर्थमार्क का मिलना कोई इत्तेफाक है। तो फिर तुम अब क्यों नहीं मेरी बात का यकीन कर रहे हो? चेतन की बात सुनकर वीर सिंह बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसने चलते चलते ही खुद से कहा, चेतन कह तो सही रहा है, हमने खुद देखा है कि उसके आने से वो खूनी वधू भाग गई थी, या फिर वो ही पहला इंसान था जो मंदिर में रात भर रुककर भी जिंदा बचा। और तो और चित्रलेखा किताब वाली बात भी सही ही है। हम मानते आए हैं कि इस गांव में चेतन का आना कोई संजोग नहीं है, बल्कि भगवान की मर्जी है। लेकिन ये भी तो सच है कि चेतन ने हमारा भरोसा तोड़ा है। उसे अगर कुछ पता भी था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया हमें? उसने तो तांत्रिक बाबा के वार से खूनी वधू को बचा लिया, और तो और हमारी बहन माही को लेकर भी उसने बात छिपाई हमसे। नहीं, हम उसे माफ नहीं कर सकते। वीर सिंह अपने ख्यालों में खोया हुआ सभी लोगों के साथ चला जा रहा था। चेतन भी उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जा रहा था। तभी दिनकर जी की तेज चीख सुनाई दी, अर्जुन! जैसे ही दिनकर जी की आवाज वीर सिंह ने सुनी, वो भागते हुए आ गया। भीड़ को चीरकर वीर सिंह ने जैसे ही देखा, सामने सड़क पर अर्जुन की लाश पड़ी थी, ठीक उसी हालत में, वैसी ही सफेद और अकड़ी हुई। दिनकर जी तो माथे पर हाथ रखे रोए जा रहे थे। हे भगवान, मार दिया उस खूनी वधू ने हमारे बच्चे को। अरे हम तो बर्बाद हो गए। आवाज सुनकर चेतन भी भीड़ से निकलकर बाहर आया और सामने पड़े अर्जुन की लाश देखी तो वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने परेशानी से खुद से कहा, ये तो अशोक है। उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, तुम न सच में पागल हो। सब कह रहे हैं कि वो अर्जुन है तो तुम कह रहे हो अशोक है। किसी चीज का नशा करते हो क्या? उस आदमी की बात पर चेतन झेप गया और खुद से बोला, मैं भी ना, जो बातें मैं सोच रहा हूं वो इन लोगों को नहीं आने वाली समझ, फिर मैं क्यों बोल देता हूं। ये अर्जुन हो या करण, लेकिन मेरे भूतकाल में इसकी शक्ल उस अशोक से मिलती है। यानी कि खूनी वधू ने इसे इसलिए मारा क्योंकि इसकी शक्ल अशोक से मिलती है। चेतन ये सोचते हुए भीड़ से बाहर आया और सड़क की एक साइड जाकर खड़ा होकर सोचने लगा, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो क्या खूनी वधू उन लोगों को मार रही है जिनकी शक्लें मेरे भूतकाल के उन लोगों से मिलती है जिन्होंने चित्रलेखा के साथ गलत किया है। मतलब कि भूतकाल और मेरे वर्तमान काल में जो लोग हैं उनकी या तो शक्लें मिल रही है या फिर कोई और चीज से वो कनेक्टेड है। चेतन अभी ये सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तो जवाब में चेतन भी अपना हाथ उठाते उठाते रुक गया। उसके सामने दिनकर जी खड़े थे जो उम्र में चेतन से काफी बड़े थे, इसलिए चेतन ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? दिनकर जी ने गुस्से से कहा, तेरे कारण उस खूनी वधू ने मेरे बेटे की जान ली है। तू आया और तेरे आने के साथ ही एक और मौत हो गई हमारे गांव में। दिनकर जी की बात पर सभी लोगों ने सहमति जताई तो चेतन ने अपनी सफाई देनी चाहिए, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। भीड़ ने उसे घेर लिया जैसे कि उस पर हमला करने वाले हो। तभी एकाएक वीर सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए आप सब, यहाँ पहले से ही एक लाश पड़ी है, हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए पहले, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। और इसमें किसी की भी क्या गलती है? वो खूनी वधू अर्जुन की जान नहीं लेती अगर वो अकेले ना निकलता। वो अपनी शादी से नहीं भागा होता तो ये सब नहीं होता। खूनी वधू चेतन के आने के बाद से नहीं आई है हमारे गांव में, वो कई सालों से भटक रही है
तो इसमें किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? खूनी वधू आज से ये नहीं कर रही जो उसके लिए किसी को भी दोषी बनाए। अर्जुन को खूनी वधू की सच्चाई पर भरोसा नहीं था और वो निकल गया घर से रात के वक्त अपनी शादी से ही भागकर। तो हो गया ना ये कांड। वीर सिंह ने गुस्से से एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी तो सभी लोग शांत हो गए। दिनकर जी दुखी मन से अपने बेटे की लाश के पास आए और फिर कुछ लोगों की सहायता से उसे लेकर जाने लगे। चेतन वीर सिंह के पास आया और बोला, थैंक यू वीर सिंह, तुमने आज मेरी फिर से मदद की है। मुझे समझने के लिए थैंक्स। चेतन की बात पर वीर सिंह ने कहा, ये सब हमने तुम्हारे लिए नहीं किया तो कोई गलत फहमी मत पालो। जो भी किया है अपने गांव वालों के लिए किया है। अपनी बात कहकर वीर सिंह वहां से चला गया तो चेतन वहीं खड़ा सोचने लगा। पास्ट में मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, लेकिन अब आगे जो भी करना है वो जल्दी करना है। चित्रलेखा के भीतर जो श्रापित आत्मा है उसकी हकीकत तो पता करनी ही होगी, तभी जाकर चित्रलेखा को भी मुक्ति मिलेगी और इस गांव को भी इन मौतों से छुटकारा मिल सकेगा। और इस हकीकत तक पहुंचने के लिए मुझे कहीं से तो शुरू करना होगा। चेतन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। दूसरी ओर वीर सिंह अपने घर पहुंचा तो माही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वीर सिंह के आते ही माही ने कहा, भैया मैंने सुना है कि चेतन गांव में वापस आ चुका है, आप उसे घर लेकर नहीं आएंगे भैया? माही की बात पर वीर सिंह ने गंभीर होते हुए कहा, माही चेतन का हमसे कोई वास्ता नहीं है, बेहतर होगा कि उसे भूल जाओ, वो यहां नहीं रह सकता। माही ने वीर सिंह का रास्ता रोकते हुए कहा, भैया आप चेतन को गलत समझ रहे हैं क्योंकि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप समझने को ही तैयार नहीं है कि वो जो कह रहा है वो ऐसे ही नहीं कह रहा है। उसने मुझे सारा सच बताया हुआ है। आप ही कहते थे ना कि चेतन हमारे गांव में आया है, ये भगवान की इच्छा है। आप बस एक बार शांति से मेरी बात सुन लीजिए। वीर सिंह माही की बात पर सोचने लगा तो माही ने उसे किताबों वाले कमरे में चलने के लिए कहा। किताबों वाले कमरे में पहुंचकर माही ने चित्रलेखा किताब को निकाला और वीर सिंह के सामने रखते हुए कहा, भैया इसे खोलिए। वीर सिंह ने सवालिया नजरों से माही को देखा और फिर किताब को खोल लिया। किताब को खोलते ही वीर सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो हैरत के साथ धीरे धीरे एक एक पन्ने को पलटने लगा। वो कुछ देर किताब को पढ़ता और फिर माही की तरफ देखता। कुछ देर के बाद किताब को हाथ में ले वीर सिंह खड़ा हो गया और माही से बोला, माही ये सब कब लिख दिया तुमने? माही ने कहा, मैंने नहीं लिखा है कुछ भी, ये सब खुद ब खुद इस किताब में लिखता चला गया। और ये सब वो घटनाएं हैं जो चित्रलेखा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। और सिर्फ चित्रलेखा ही नहीं बल्कि हमारे परदादा और परदादी अरुणोदय सिंह और लावण्या सिंह से भी जुड़ी हुई है। ये सब कुछ यहाँ ऐसे ही नहीं लिखा है भैया, ये किसी जादुई किताब की तरह है। मैं आपको बताती हूँ कि ये किताब आकृति और चित्रों से शब्दों में कैसे बदल गई। इतना कहकर माही ने चेतन, कालदूत और चेतन की भूतकाल की सारी बातें जैसे जैसे वीर सिंह को बताई, वैसे वैसे वीर सिंह की आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। सारी बातें सुनकर वीर सिंह वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और खुद से बोला, हमें माफ करना चेतन। जहां एक तरफ वीर सिंह को माही ने सारी सच्चाई बता दी थी, वहीं चेतन एक घर के बाहर सोया हुआ था। सूरज की किरणें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। कुछ ही पल बाद वो उठा और बोला, मुझे पता है कि मुझे कहां से शुरू करना है। चेतन उठा और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद वो फूलपुर गांव से थोड़ी दूर पर स्थित उसी मंदिर में पहुंचा जहां वीर सिंह उसे उसी बाबा के पास लेकर गए थे। वही बाबा जिसे चेतन ने अपने भूतकाल में अरुणोदय सिंह के साथ देखा था। चेतन वहां पहुंचा तो मंदिर के बाहर सन्नाटा था, वहां कोई भी नहीं था। वो चारों तरफ देखते हुए बाबा जी को ढूंढ रहा था। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बैठा हुआ किसी बर्तन को साफ कर रहा था। चेतन वहां गया और उस आदमी से बोला, सुनिए, यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, वो कहाँ हैं? उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस बर्तनों को साफ कर रहा था। बर्तनों को साफ करने के बाद वो आदमी उठा और चेतन की ओर मुड़ा तो उसका चेहरा देख चेतन चौंक गया। क्या पता चलने वाला है चेतन को अब? क्या होने वाला है चेतन की जिंदगी में आगे?
क्या खूनी वधू का हो जाएगा अंत, या सामने आएगी एक नई कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू।